तो बिहार के 4 उपचुनाव में एक और बड़ा चुनाव होने वाला है, वो है तरारी का उपचुनाव। तो सबकी नजरें हैं कि तरारी में जब उपचुनाव होगा तो क्या होगा, यहाँ से कैंडिडेट कौन होंगे। देखिए ये सीट जो है वाम दल की सीट मानी जाती है और सुदामा प्रसाद सिंह यहाँ से सांसद बन चुके हैं, तो ये सीट खाली हुई है। अब लोगों की नजरें इस बात पर है कि यहाँ से कौन कैंडिडेट होगा बीजेपी का और यहाँ से लेफ्ट की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा। देखिए अब लगभग फाइनल हो चुका है, रिजल्ट सामने आ चुका है कि उम्मीदवार कौन होंगे। तमाम जानकारी देंगे हमारे साथ प्रदीप सर मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर 4 जो सीटें हैं विधानसभा की जिन पर उपचुनाव हो रहा है, तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज, तो तरारी पर क्या फाइनल हुआ है, कौन कौन कैंडिडेट है जो लगभग फाइनल हो गए हैं और जीत की संभावना अभी फिलहाल किसकी दिख रही है। फाइनल की बात अलग करेंगे, लेकिन अभी कैंडिडेट पर शुरुआत कीजिए। देखिए ऐसा है अर्पिता कि पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ 2020 का, उसमें वहां से सुदामा प्रसाद विधायक चुने गए थे, जो इस बार आरा लोकसभा सीट से सांसद बन गए हैं, सांसद चुने जा चुके हैं। तो इसलिए वो कारण सीट जो है खाली हो गई है। पिछली बार सुदामा प्रसाद ने 11,000 वोट से लगभग वहां नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे, ठीक है, उनको चुनाव हराया था 11,000 वोट से। सुनील पांडे उस बार निर्दलीय उम्मीदवार थे, अच्छा, ठीक है, जिनको हराया बीजेपी के उम्मीदवार कौशल कुमार विद्यार्थी, अच्छा, ठीक है, वो तीसरे नंबर पर रहे थे, 13,000 वोट लगभग उनको मिला था। ठीक है, अब सवाल ये उठता है सबसे पहले कि जो, चूंकि आपको पता है कि बिहार में 2 गठबंधन है, एक एनडीए है और दूसरा महागठबंधन है जिसको इंडिया अलायंस आप कहती है। तो महागठबंधन की तरफ से तो पक्का है कि चूंकि माले वो सीट लड़ी थी सुदामा प्रसाद, तो इसीलिए माले ही लड़ेगी, लगभग तय है, ठीक है। और उसमें संभावना ऐसी दिख रही है कि सुदामा प्रसाद के बदले वहां जो पिछले बार जो आरा लोकसभा सीट से लोकसभा के उम्मीदवार थे माले के राजू यादव, वो इस बार तरारी से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ऐसी लगभग फाइनल है, ठीक है। हाँ। अब आइए एनडीए पर। एनडीए में चूंकि भारतीय जनता पार्टी का वो उम्मीदवार कौशल कुमार विद्यार्थी थे जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, वैसे युवा हैं, ठीक है, काफी ऊर्जावान कार्यकर्ता है, लेकिन जो पहली बार लड़े थे और ये जातीय राजनीति के दौर में, ठीक है, वो जो राजनीतिक चक्रव्यूह होता है ना, फंस गए थे, तो उसको बना पाने में बहुत सफल नहीं रहे, ठीक है। नया एक सच्चा कार्यकर्ता, एक आम कार्यकर्ता बीजेपी ने दिया था, वहां से आम कार्यकर्ता को टिकट दिया था, तो पहला चुनाव था, अच्छा नहीं लड़ पाए थे, 13,000 वोट मात्र आए, तीसरे नंबर पे रहे थे। तो क्या बीजेपी उन पर ही दोबारा दांव खेलेगी? नंबर 1 संभावना है। ऐसी भी चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी शायद वो सीट जदयू को लड़ने के लिए दे दे, अच्छा, ठीक है, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी वहां पर ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती तो है कि वहां से लड़े, लेकिन मजबूरी क्या है कि वहां से भूमिहार उम्मीदवार को लड़ाना है बीजेपी को, लेकिन भूमिहार जाति में कोई बहुत ही सबल उम्मीदवार बीजेपी के पास वहां नहीं है जिनकी जातीय पहचान हो। कौशल कुमार विद्यार्थी भूमिहार है, लेकिन जातीय पहचान नहीं है, बस हमारा है, वो जातिवादी नहीं है, इसीलिए जातीय पहचान नहीं है, अच्छा, तो वहां चाहिए जातिवादी नेता चाहिए, तो जो बीजेपी के पास नहीं, तो इसे लगता है ऐसा कि बीजेपी वो सीट शायद जदयू को दे दे, और जदयू से ऐसी चर्चा चल रही है कि सुनील पांडे फिर से उम्मीदवार हो सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी और दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं कि सुनील पांडे की अभी नजदीकी पशुपति कुमार पारस से, अच्छा, और पशुपति, ऐसी चर्चा है कि पशुपति कुमार पारस ने भाजपा नेतृत्व को कहा है कि वो सीट, तरारी की सीट आप माने हमें दे दीजिए, मतलब पशुपति पारस की लोक जनशक्ति पार्टी को दे दीजिए, और वहां से जो है पशुपति पारस अपने टिकट पर सुनील पांडे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। ये ठीक है, बड़ी खबर सर कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि पशुपति कुमार पारस जिनको लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं मिला, अगर उनको इस उपचुनाव में बीजेपी ये सीट दे देती है, नीतीश कुमार के कहने पर हमें लगता है ये सीट शायद मिल सकती है पशुपति कुमार पारस को। अगर ऐसा होता है तो ये एक अलग तरह की राजनीति भी बिहार में शुरू हो जाएगी, चाचा भतीजे की लड़ाई फिर से कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगी बिहार में। तो पशुपति कुमार पारस की
संभावित कैंडिडेट शायद हो सकते हैं सुनील पांडे, जो कि जदयू समर्थित भी होंगे। हाँ, अब यही देखना है, ठीक है, कि देखिए एक चीज तो लग रहा है कि सुनील पांडे लड़ेंगे, ये तय है, ठीक है। अब सुनील पांडे किसके सिंबल पे लड़ेंगे? ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे, मतलब पशुपति पारस के सिंबल पर, या जदयू के अपने पुराने घर में जदयू के घर में टिकट पर सिंबल पर लड़ेंगे। हाँ। तो अब ये देखने की चीज अभी मतलब नहीं है, अभी ये स्पष्ट नहीं है, ठीक है। तो तरारी की बात करें तो यहाँ से लगभग उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं। यहाँ से माले के कैंडिडेट राजू यादव है और दूसरी तरफ सुनील पांडे हैं, जो कि जदयू या फिर लोजपा के कैंडिडेट हो सकते हैं। ये पशुपति पारस वाली लोजपा है जिसकी बात हम कर रहे हैं। तो सर, इन दोनों में ज्यादा मुकाबला दिख रहा है। अब वहां पे अगर हम जाति समीकरण का जिक्र करें तो क्या कहता है वहां का जाति समीकरण? वहां कौन किस तरह की जाति ज्यादा संख्या में है और जीतने के लिए किसके वोट की ज्यादा जरूरत है? देखिए, वहां लड़ाई जो होती है ना, लगातार यादव वर्सेस भूमिहार की होती है। अच्छा, ठीक है, परंपरागत रूप से तरारी में जो है विधानसभा सीट पर लड़ाई प्रायः यादव वर्सेस भूमिहार मुख्य माने मुकाबले में रहे हैं, ठीक है। अब ये अलग विषय है कि जैसे मान लीजिए एक मिनट के लिए, या माने कई बार ऐसा हुआ है कि यादव खुद नहीं लड़कर यादव का दूसरी जाति का कैंडिडेट रहा है। जैसे पिछली बार क्या था कि सुदामा प्रसाद खुद वैसे वर्ग से आते हैं, लेकिन वो उम्मीदवार किसके थे? तो माले के। माले का समर्थन कौन कर रहा था? तो राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, राजद। तो राजद मतलब MORY के समर्थन से ही सुदामा प्रसाद जीत पाए, नहीं तो अपने बल पे थोड़े जीत पाते, वो नहीं जीत पाते। तो ये फैक्टर है। दूसरा भूमिहार की बात है, मैंने कहा कि सुनील पांडे को जदयू टिकट दे या ना दे, पशुपति पारस के टिकट पर वो लड़े या न लड़े, इतना तय है कि सुनील पांडे लड़ेंगे ही लड़ेंगे, भले ही निर्दलीय ही क्यों नहीं लड़ना पड़े। अच्छा, क्योंकि ठीक है, नहीं क्योंकि भूमिहार इसलिए नहीं, सुनील पांडे है इसलिए वो लड़ेंगे। अच्छा, ठीक है, बात जाति की नहीं है वहां पर, लेकिन मुकाबला इसलिए मैंने कहा कि मुकाबले में एक तरफ यादव या यादव समर्थित प्रत्याशी होगा, दूसरा तरफ भूमिहार या भूमिहार समर्थित प्रत्याशी होगा। मुकाबला उसी में होगा जिसके साथ समीकरण बेहतर बनेगा, जातिगत समीकरण माने अन्य जातियों का, ठीक है, वो चुनाव जीतेंगे। देखिए, इस सीट पर बड़ी दिलचस्प बात यह है कि तरारी से जो विधायक थे सुदामा प्रसाद सिंह, वो किसी छोटे मोटे आदमी को चुनाव नहीं हराते हैं, बल्कि कैबिनेट मंत्री RK सिंह को चुनाव हराते हैं और सुदामा प्रसाद सिंह खुद सांसद बनते हैं। तो ऐसे में बीजेपी को अगर सबसे ज्यादा कहीं झटका लगा है तो वो आरा लोकसभा में लगा है, क्योंकि बीजेपी को तनिक भर उम्मीद नहीं थी कि वो आरा की लोकसभा सीट हार सकती है, लेकिन ऐसा हो गया। या अब बीजेपी क्या तरारी में बदला लेगी इस बात का जो आरा के लोकसभा चुनाव में हुआ? क्या लगता है सर आपको, बीजेपी अगर खुद फाइट करती तब तो बदले की संभावना बनती थी कि ठीक है, एक आपकी एक बड़ी अहम सीट गई है, लेकिन बीजेपी अगर ये सीट सौंप देगी तो फिर कहां लड़ाई होगी, कैसे होगी? देखिए, मैंने बताया ना कि बीजेपी की मजबूरी ये है कि बीजेपी अगर किसी भूमिहार को लड़ाती भी है चुनाव, ठीक है, और वहां से सुनील पांडे निर्दलीय खड़े हो जाएंगे तो वोट बटेगा तो फिर निश्चित रूप से माने माले की जीत, वहां पर राजू यादव की जीत पक्की हो जाएगी। अच्छा, जिसकी भी वोट बटेगी, चाहे वो राजद समर्थित वोट बट जाए तो बीजेपी या NDA के उम्मीदवार की जीत पक्की हो जाएगी। जिसकी वोट बटेगी वो बटेगा, वो हारेगा। ठीक है, सीधा समीकरण है वहां पर। ठीक है सर, तो तरारी का स्पष्ट हो गया है पूरा मामला कि तरारी में देखिए किस तरह से चुनाव फंसा हुआ है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो तरारी का उपचुनाव है, चाहे बेलागंज इमामगंज का हो या फिर रामगढ़ का हो, इन उपचुनाव में जिसकी तकदीर खुलेगी उसकी कहीं ना कहीं तकदीर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी खुल जाएगी, क्योंकि भले वो 16 महीने के लिए विधायक बने, लेकिन एक कहीं ना कहीं ठप्पा लग जाएगा विधायक बनने का, और एक अगला चांस भी 16 महीने के बाद तुरंत मिल सकता है चुनाव जीतने के बाद। खैर, इस उपचुनाव पर हमारी पूरी नजर है, लगातार हम खबरें लेकर आते रहेंगे ये चारों उपचुनाव को लेकर। नमस्कार।